हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 की जो हिस्ट्री है उसका चैप्टर सेकंड व्यापार से साम्राज्य तक। इस वीडियो में हम इस चैप्टर का हाफ पोर्शन कवर करेंगे, बाकी का जो है वो आपको पार्ट सेकंड में देखने के लिए मिलेगा। तो आइए सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन से शुरू कर लेते हैं। जैसा कि आपको चैप्टर के नाम से व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है, इससे थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि भारत में जो कंपनी थी, कंपनी यहाँ पर जो वर्ड इस्तेमाल किया गया है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए किया गया है। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी जो शुरुआत होती है वो व्यापार से होती है, लेकिन उसका जो अंत होता है वो साम्राज्य के साथ होता है। आपने पहले भी ये चीज़ सुनी होगी कि जो अंग्रेज़ थे शुरुआत में वो सिर्फ ट्रेड करने के लिए यहाँ आए थे, उनका उद्देश्य सिर्फ व्यापार करने का था। वो भारत में मिलने वाले जो मसाले थे, सूती वस्त्र थे और बहुत सी जो वस्तुएं थी उनको कम कीमत पर खरीदकर यूरोप में महंगे दामों पर बेचकर मुनाफा कमाना चाहते थे। उनका उद्देश्य राजा बनना या सत्ता स्थापित करना नहीं था। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित कर लिया। व्यापार से साम्राज्य तक के इस विस्तार को हम इस पूरी स्टोरी को हम इस चैप्टर में पॉइंट टू पॉइंट देखेंगे। ठीक है, आपके चैप्टर में सबसे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड दिया हुआ है, तो पहले हम उससे पढ़ लेते हैं। मुगल बादशाहों में औरंगजेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे। उन्होंने वर्तमान भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। जैसा कि आपने क्लास 7 में मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ा होगा, पहले इंडिया में मुगल साम्राज्य का नियंत्रण हुआ करता था, जिसके जो अंतिम शक्तिशाली शासक थे वो औरंगजेब थे। ऐसा नहीं था कि औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य के कोई और शासक नहीं बने थे, लेकिन जो औरंगजेब थे वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थे। मुगल साम्राज्य के सबसे आखिरी मतलब सबसे शक्तिशाली शासकों में से एक देखा जाता है। औरंगजेब के बाद शाह आलम फर्स्ट जो थे वो मुगल साम्राज्य के अगले शासक बने थे, लेकिन वो या फिर उनके बाद और भी जो शासक थे वो लोग इतने शक्तिशाली नहीं थे कि पूरे इंडिया को मतलब रिप्रेजेंट कर पाए या बहुत अच्छे से कंट्रोल कर पाए। जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है 1707 के बाद, जो पूरा साम्राज्य था वो बहुत ज़्यादा बिखर जाता है। ठीक है, तो 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो बहुत सारे मुगल सूबेदार और बड़े बड़े जो ज़मींदार थे वो लोग अपनी ताकत दिखाने लगते हैं। यानी वो उनका जो एरिया था, जैसे हैदराबाद हो गया, अवध हो गया, यहाँ के जो शासक थे उन लोगों ने क्या किया, खुद को आज़ाद घोषित कर दिया कि अब हम किसी की कंट्रोल में नहीं रहना चाहते, ये हमारा एरिया है, हमारा किंगडम है। मतलब रीजनल किंगडम बनाने लगे वो लोग और उसके ऊपर पूरा अपना कंट्रोल रखने लगे। बंगाल में हो गया, अवध में हो गया, हैदराबाद में हो गया, सारी जगह पर उन्होंने अपनी क्षेत्रीय रियासत कायम कर ली थी। जैसे जैसे विभिन्न भागों में ताकतवर क्षेत्रीय रियासतें सामने आने लगी, दिल्ली अधिक दिनों तक प्रभावी केंद्र के रूप में नहीं रह सकी। तो जैसे जैसे ये जो क्षेत्रीय रियासतें थी ये बनने लगी थी, तो उससे क्या हुआ कि जो दिल्ली थी, जहाँ पर बहुत ज़्यादा जो एक बहुत प्रभावी केंद्र थी, धीरे धीरे इसकी सत्ता कम होती चली गई थी। ठीक है, तो जो क्षेत्रीय रियासतें थी वहाँ पर अलग अलग जो शासक थे उन लोगों ने अपने एरिया को टुक ओवर कर लिया था। लेकिन अभी भी 1857 तक की जब लड़ाई हुई थी तब तक भी पूरे, अगर हम नेशनल लेवल पे बात करें तो पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट मुगल साम्राज्य के द्वारा ही किया जाता था। भले जो शासक थे वो उतने शक्तिशाली नहीं थे, लेकिन पूरे जो एरिया था, पूरा जो इंडिया था, उसको रिप्रेजेंट करने वाले नेशनल लेवल पर मुगल साम्राज्य के शासक ही हुआ करते थे। ठीक है, तो जब ये लोग क्षेत्रीय रियासत अपनी कायम करने लगे थे तो उसके बाद दिल्ली बहुत ज़्यादा दिनों तक क्योंकि नहीं रह पाई थी प्रभावी केंद्र के रूप में, उसके बाद 18वीं सेंचुरी के टाइम पर 18वीं सदी के उत्तरार्ध तक राजनीतिक क्षेत्र पर अंग्रेजों के रूप में एक नई ताकत उभरने लगी। तो जब इस तरह की लड़ाइयाँ होने लगी, सब लोग अपने अपने एरियाज़ के लिए लड़ने लगे, तो उसके बाद क्या हुआ कि एक जगह सी खाली हो जाती है ना। अगर एक शासक है, इतना शक्तिशाली शासक है, उसका वो मर जाता है तो उसके बाद और कोई इतना शक्तिशाली शासक नहीं आ पाया, तो इसका फ़ायदा फिर अंग्रेज़ों ने कहीं ना कहीं उठा लिया था। उसके बाद ये जो अंग्रेज़ थे वो लोग एक नई ताकत के रूप में सामने आने लगते हैं। इसी पूरी चीज़ को हम एक एक करके देखते हैं। पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना, सबसे पहले हम देखते हैं कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो किस तरह से आई थी और किस तरह से फिर उसने अपना पूरा इतना दबदबा बना के रख लिया।
तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो 1600 में आई थी। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की जो महारानी थी, एलिजाबेथ प्रथम नाम था उनका, उन्होंने उससे चार्टर ले लिया था। चार्टर यानी कि इजाज़तनामा होता है, हासिल कर लिया, जिससे कि कंपनी को पूरब से व्यापार करने का अधिकार मिल गया था। तो इजाज़तनामा क्या होता है कि इंग्लैंड की कोई और जो व्यापारिक कंपनी होगी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती है। तो जब ये लोग आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लोग आए थे, तो उन्होंने एलिजाबेथ जो वहाँ की रानी थी, महारानी थी, उनसे एक चार्टर ले लिया। ठीक है, इस चार्टर का क्या मतलब होता है कि उन्होंने ये बात घोषित कर दी कि आप हमें चार्टर जारी कर दो, ताकि हम जब पूरब से व्यापार करने जाएं तो इंग्लैंड से कोई और व्यापार करने नहीं जाएगा। ठीक है, जैसे कि इंग्लैंड हो गया, ठीक है, तो इंग्लैंड से एक कंपनी है वो जा रही है पूरब की तरफ व्यापार करने। ठीक है, तो उन्होंने बोल दिया, एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर लेके बोल दिया कि और जो कंपनियां हैं वहाँ पे, ऐसा तो नहीं है कि एक ही कंपनी होगी, और भी कंपनियां होंगी। तो उन लोगों ने बोल दिया कि कोई और कंपनी नहीं जाएगी। क्यों ऐसा उन्होंने बोला? क्योंकि बाकी की कंपनियां जाएंगी तो फिर वो प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे ना। इस वजह से उन लोगों ने ये चार्टर ले लिया, ये इजाज़तनामा ले लिया, ताकि बाकी की जो और कंपनियाँ हैं वो पूरब से व्यापार करने के लिए ना जा पाएँ। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि इस चार्टर के सहारे कंपनी समुद्र पार नए इलाकों में जा सकती थी, वहाँ से सस्ती कीमत पर चीज़ें खरीदकर उन्हें यूरोप में ऊंची कीमत पर बेच सकती थी, क्योंकि उन्हें चार्टर मिल चुका था। इंग्लैंड से बस एक वही ईस्ट इंडिया कंपनी ही आ सकती थी, और किसी कंपनी को परमिशन ही नहीं थी कि वो आके यहाँ पर व्यापार कर सके। तो इससे क्या हुआ कि वो कम कीमत पर चीज़ें खरीद सकते थे और उसे यूरोप में जाकर ऊंची कीमत पर बेच सकते थे। कंपनी को दूसरे अंग्रेजी व्यापारिक कंपनियों से प्रतिस्पर्धा का कोई भय नहीं था। यानी उनको, अगर हम इंटरनल लेवल पे देखें तो किसी तरह की कंपटीशन का कोई डर नहीं था, क्योंकि कोई और कंपनी तो है ही नहीं। अगर कंपटीशन होगा तो उनको फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, तो उनको इंटरनली तो कोई मतलब इस इंटरनल तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन बाकी की जो कंट्रीज़ थी वो तो आने लगी थी ना व्यापार करने के लिए, तो उससे उन्हें नुकसान हुआ था। उससे हम आगे देखेंगे। उस समय वाणिज्यिक कंपनियां मोटे तौर पर प्रतिस्पर्धा से बचकर ही मुनाफा कमा सकती थी। यानी जो भी कंपनी थी, जितना कम कंपटीशन उनको फेस करना पड़ेगा उतना ज़्यादा उन्हें प्रॉफिट होगा। ठीक है, लेकिन यह शायद जो दस्तावेज था, यानी उनका जो ये चार्टर था, इजाज़तनामा था, वो दूसरे यूरोपीय ताकतों को पूरब के बाज़ारों में आने से नहीं रोक सकता था। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जैसे ब्रिटेन से ये लोग आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी ब्रिटेन से, तो उसने ब्रिटेन के जो भी दूसरी कंपनियां थी उनको तो रोक लिया, लेकिन बाकी के जो देश थे, जैसे पुर्तगाल था, फ्रांस था, इन लोगों को तो वो नहीं रोक सकते थे ना। जैसे फ्रांस की कंपनी आ गई, फ्रांस कंपनी, या फिर पुर्तगाल की कंपनी आ गई कि पुर्तगाल कंपनी, इन लोगों को तो वो नहीं रोक सकते थे। तो उन लोगों ने अपने इंटरनल कंपटीशन को तो रोक लिया, लेकिन जो एक्सटर्नल कंपटीशन था उसको तो ये नहीं रोक पाए थे। ठीक है, तो फिर क्या हुआ कि जब तक इंग्लैंड के जहाज, यानी इंग्लैंड के जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जब तक उसका जो जहाज़ था वो अफ्रीका के पश्चिम तट को छूते हुए कैप ऑफ गुड को ये लोग पार करके आए थे, हिंद महासागर पार करके पहुँचे, तब तक जो पुर्तगाली थे वो भारत के पश्चिमी तट पर आ चुके थे और गोवा में अपना ठिकाना बना चुके थे। तो जो पुर्तगाली थे वो पहले ही गोवा में आके मतलब बस चुके थे, यहाँ से व्यापार करना उन्होंने शुरू कर दिया था। जैसा कि आपने ये चीज़ सुनी भी होगी कि जो पुर्तगाल के वास्को द गामा थे, उन्होंने ही 1498 में पहली बार भारत तक पहुंचने का समुद्री मार्ग खोजा था। ठीक है, ये एक नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत तक पहुंचने का जो मार्ग था वो किसने खोजा था, तो वो पुर्तगाल के थे, वास्को द गामा। उसके बाद 17वीं सेंचुरी में डच आ चुके थे हिंद महासागर में, और उसके बाद फ्रांसीसी व्यापारी भी सामने आ गए थे। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये थी, आने को तो ब्रिटेन से भी आ गए थे, पुर्तगाल से भी आ गए थे, ठीक है, फ्रांस से भी आ गए थे, डच वाले भी आ गए थे, लेकिन इन सब की प्रॉब्लम ये थी कि सारी जो कंपनियां थी वो एक ही चीज़ खरीदना चाहती थी, क्योंकि यूरोप के बाज़ारों में भारत की जो बारीक सूती कपड़े थे और रेशम थे, इनकी बहुत ज़्यादा मांग थी। और आपने ये चीज़ तो सुनी ही होगी कि जिस चीज़ की मांग ज़्यादा होती है लोग उस चीज़ को ज़्यादा खरीदते हैं। ठीक है, लोग मतलब जिस चीज़ को ज़्यादा खरीदना पसंद करते हैं उस चीज़ की डिमांड भी तो बढ़ जाती है। अब प्रॉब्लम ये थी,
जैसे कि फ्रांस की कंपनी है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी है, या फिर पुर्तगाल की कंपनी है, इन तीनों ही कंपनियों को, या चारों जितनी भी कंपनियां थी, उन सबको खरीदना बारीक सूती कपड़े था, रेशम, यही चीज़ें था। तो अगर इतनी सारी कंपनियां हैं, उन्हें एक ही चीज़ खरीदनी होगी, तो इससे क्या होगा, कंपटीशन और ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है। यूरोपीय कंपनियों के बीच इस बढ़ती प्रतिस्पर्धा से भारतीय बाजारों में इन चीज़ों की कीमतें बढ़ने लगी और उनसे मिलने वाला जो मुनाफा था वो कम होने लगा। क्योंकि मान लीजिए, इस चीज़ को हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे एक कोई भी गुड है, मान लीजिए एक पेन है, ठीक है, उसको खरीदने वाले 4 लोग आ गए। पहले अगर एक ही कंट्री था तो वो उसके लिए 10 रुपये चुकाया करता था, ठीक है, लेकिन बाकी लोग भी उसे ख़रीदना चाहते हैं। तो अब क्या है, बाकी लोग ज़्यादा से ज़्यादा कीमत देना चाहेंगे, कोई 15 देगा, कोई 20 देगा, कोई 25 देगा। तो इससे क्या हुआ, उस चीज़ की जो कीमत थी वो बढ़ने लगी। तो कीमत बढ़ने लगी तो उसकी वजह से जो उसका प्रॉफिट होता था ना, वो कम होने लगा। पहले जो चीज़ उन्हें 10 रुपये में मिल जाती थी, अब उन्हें वो चीज़ 20 रुपये में मिलने लगी। ये जस्ट एग्जाम्पल है समझाने के लिए, ठीक है। तो इससे जो प्रॉफिट था वो बहुत ज़्यादा कम होने लगा। ऐसे में क्या ज़रूरी हो गया कि बाकी की जो कंपटीशन वाली कंट्री है उनको कैसे भी हटाया जाए, ठीक है। तो अब इन व्यापारी कंपनियों के फलने फूलने का यही एक रास्ता था कि वह अपनी प्रतिस्पर्धा कंपनियों को ख़त्म कर दे, क्योंकि गुड्स तो वही है, ठीक है, क्योंकि यही गुड्स सबको चाहिए, जैसे रेशम है, मसाले हैं, यही सारी चीज़ें यूरोप में, क्योंकि इसकी डिमांड ज़्यादा है तो सारी कंपनियां तो यही चीज़ लेंगी। तो अब कंपनियां आपस में सोचने लगी कि अगर हमें आगे बढ़ना है तो बाकी कंपनियों को हटाना होगा, अपने कंपटीशन को ख़त्म करना होगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, बाज़ारों पर कब्जे की इस होड़ ने व्यापारिक कंपनियों के बीच में लड़ाइयाँ शुरू कर दी। अब सारी कंपनियां मिलकर लड़ने लगी, ठीक है। जिसके बाद लड़ाई जब ये लोग करने लगे थे, मतलब तो इसमें क्या क्या चीज़ें ये लोग किया करते थे, जिसके बाद कोई सी कंपनी किसी दूसरी कंपनी के जहाज़ डुबो देती थी। जैसे कि माल लेके ये लोग जाया करते थे, तो एक दूसरे को देखते थे कि अच्छा ये माल लेके जा रहे हैं, तो उनके जहाज़ डुबो देती थी। कभी कभी उनके रास्तों में रुकावटें खड़ी कर देती थी। कभी माल से जो जहाज़ एकदम लदा हुआ होता था उसको आगे बढ़ने से ही रोक देती थी। और ये सारा जो व्यापार था वो हथियारों की मदद से चल रहा था, और व्यापारिक चौकियों को किलेबंदी के ज़रिए सुरक्षित रखा जाता था, ठीक है। मतलब सब लोग अपने कॉम्पिटिटर को ख़त्म करने की कोशिश करने लगे। अब उसके लिए वो एक से एक हथकंडे अपनाते थे। कभी जहाज़ डुबो देते थे, कभी रास्ता रोक देते थे, कभी माल से भरा जो जहाज़ होता था उसको आगे नहीं बढ़ने देते थे। और ये सारी चीज़ें जो चल रही थी वो सब हथियारों की मदद से ही चल रहा था। अपनी बस्तियों को किलेबंद करने और व्यापार में मुनाफा कमाने की इन कोशिशों के कारण स्थानीय शासकों से भी टकराव होने लगे। अब क्योंकि ये जो लोग थे, जो कंपनी थी, वो लोग किले बनाने लगी थी, ठीक है। अब मतलब जिस भी एरिया में वो व्यापार करती थी वहाँ पे उन्होंने किले बंद करना स्टार्ट कर दिया था। अब क्योंकि वो किले बनाने लगे थे, इस वजह से जो स्थानीय शासक होते थे उनको बहुत प्रॉब्लम होने लगी थी कि ये आए तो व्यापार करने थे, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल बसने ही लगे हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे ये चीज़ें स्टार्ट हो गई थी, लड़ाई झगड़े जो पहले कंपनियों का आपस में होता था, फिर बाद में ये वहाँ के जो शासक वगैरह होते थे जहाँ पे ये व्यापार करते थे, वहाँ से इनकी लड़ाइयाँ स्टार्ट होने लगी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार शुरू करती है। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, सबसे पहले फैक्ट्री बनाई थी 1651 में, हुगली नदी के किनारे। इसने सबसे पहले, हुगली नदी है, ठीक है, तो सबसे पहली जो फैक्ट्री स्थापित हुई थी वो 1651 में थी। क्योंकि ये जो भी चीज़ें खरीदते थे उसको कहीं ना कहीं तो रखेंगे ना, उसको रख के फिर मतलब लेके जाएंगे, जहाज में चढ़ाएंगे, फिर अपने यहाँ पे लेके जाएंगे, तो इसीलिए इन्हें फैक्ट्री की ज़रूरत पड़ती थी, ठीक। उसके बाद क्या हुआ कि कंपनी के व्यापारी यहीं से अपना काम चलाते थे, वहाँ पे अपना वो सामान वामान रखते थे और वहीं से अपना काम चलाते थे। इन व्यापारियों को उस टाइम पे, उस ज़माने में फैक्टर कहा जाता था, ठीक है। इस फैक्ट्री में वेयर हाउस था जहाँ निर्यात होने वाली चीज़ों को जमा किया जाता था। तो जो चीज़ें लेके जानी है, उस सारी चीज़ों को एक जगह पे रखना तो पड़ेगा ना, तो उस चीज़ को वेयर हाउस कहा जाता था। फैक्ट्री में वेयर हाउस था जहाँ पर निर्यात की जाने वाली, यानी भेजने वाली जो चीज़ें होती थी उसको इकट्ठा करके रखते थे। यहीं पर उसके दफ्तर थे जिसमें कंपनी के अफसर बैठते थे। जैसे जैसे व्यापार फैला, कंपनी ने सौदागरों और व्यापारियों को फैक्ट्री के आसपास आकर बसने के लिए प्रेरित किया। तो अब क्या होने लगा कि धीरे धीरे जैसे जैसे व्यापार बढ़ने लगा, आगे बढ़ने लगा, तो कंपनी के
जो अफसर थे वो वहीं पर मतलब उनका ऑफिस हुआ करता था। तो जैसे जैसे ये व्यापार फैलने लगा तो ये सौदागर और जो बाकी के व्यापारी होते थे उनको बोलते थे कि ये फैक्ट्री है तो फैक्ट्री के आसपास आकर ही बसिए, ताकि उससे काम आसान होने लगा। तो अब धीरे धीरे ये लोग बिल्कुल अपना अड्डा ही बनाने लगे थे। ठीक है, 1696 तक कंपनी ने वहाँ एक किला बनाना शुरू कर दिया। 2 साल बाद उसने मुगल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांवों की ज़मींदारी भी खरीद ली। तो 1696 तक उन्होंने पूरा अपना मतलब फोर्ट बना लिया, पूरा किला बना लिया। ठीक है, एक पूरा एरिया है तो उस पूरे एरिया को मतलब घेर लिया। और उसके बाद धीरे धीरे इन्होंने क्या किया कि जो मुगल अफसर थे उन लोगों को रिश्वत दे दी, और रिश्वत देने के बाद इन्होंने 3 गांवों की ज़मींदारी मतलब खरीद ली। ठीक है, ज़मींदारी खरीदने के बाद क्या हुआ कि जो टैक्स वसूल करने की शक्ति थी ये इनके पास हो गई। इनमें से जो एक गांव था वो कालीकता था। कालीकता जो बाद में कलकत्ता और अब इसे कोलकाता कहा जाता है, उसमें से एक गांव ये भी था। ठीक है, तो इस तरह से धीरे धीरे ये लोग अपनी शक्ति को बढ़ाते जा रहे थे। कंपनी ने मुगल सम्राट औरंगजेब को इस बात के लिए भी तैयार कर लिया कि वह कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी कर दे। जैसे वो इजाज़तनामा लेके आए थे अपनी कंट्री से, वैसे ही यहाँ के जो सम्राट थे उनको भी मनाने लगे कि आप मतलब हमें बिना शुल्क चुकाए यानी बिना टैक्स दिए ही ये फरमान जारी कर दो हमारे लिए कि जो मतलब जो भी हम व्यापार कर रहे हैं उसके लिए हमें कोई टैक्स ना देना पड़े। कंपनी क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा तभी उठा पाएगी ना, तो उन्होंने इस बात के लिए भी औरंगज़ेब को तैयार कर लिया। फरमान क्या होता है, एक शाही आदेश होता है ये। ठीक है, राजा फरमान जारी कर देता है कि अच्छा ठीक है हमने फरमान जारी कर दिया, ये काम ऐसे होगा, ये काम ऐसा होगा, तो शाही आदेश को फरमान कहा जाता है। तो इससे क्या हुआ कि औरंगज़ेब के फरमान से केवल कंपनी को ही शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार मिला था। जो कंपनी थी जब उसने औरंगज़ेब से ये फरमान ले लिया कि ठीक है हमें शुल्क चुकाए बिना ही व्यापार करने का अधिकार दे दो, लेकिन उसके बाद कंपनी ने इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया, गलत फ़ायदा उठाने लगे थे वो। औरंगज़ेब जो थे उन्होंने जो फरमान जारी किया था वो सिर्फ कंपनी के लिए किया था कि ठीक है कंपनी है तो आपको शुल्क नहीं चुकाना, आप बिना शुल्क चुकाए व्यापार कर सकते हो। लेकिन कंपनी के जो अफसर थे वो निजी तौर पर व्यापार चलाते, उन्हें यह छूट नहीं थी। जो कि मतलब अपने पर्सनल लेवल पर कोई ट्रेड कर रहे थे उनको ये छूट नहीं थी, या उनके पर्सनल कामों के लिए भी ये छूट नहीं थी, लेकिन उन्होंने भी शुल्क चुकाने से मना कर दिया। इससे बंगाल में राजस्व वसूली की बहुत कमी हो गई। ठीक है, तो जो फरमान जारी हुआ था वो पूरी कंपनी के लिए हुआ था, लेकिन वहाँ के जो ऑफिसर थे वो अपने पर्सनल काम के लिए भी ये यूज़ करने लगे कि हम लोग व्यापार कर रहे हैं, हम लोग नहीं देंगे टैक्स, ऐसा मतलब वो लोग करने लगे। तो इससे क्या हुआ कि बंगाल में जो राजस्व वसूली थी, मतलब वहाँ पे जो भी वो टैक्स लिया जाता था उसमें बहुत ज़्यादा कमी होने लगी। तो इस वजह से क्या होता है कि झगड़े की शुरुआत होने लगी, क्योंकि वहाँ के फिर राजा नाराज़ होने लगे कि हमारा राजस्व कम हो रहा है, तो इसके बाद तो झगड़ा होगा ही ना। फिर व्यापार से युद्धों तक का पॉइंट हम देखते हैं। 18वीं सदी की शुरुआत में कंपनी और बंगाल के नवाबों का टकराव काफ़ी बढ़ गया। इन सारे कारणों की वजह से कंपनी में और बंगाल के बीच में लड़ाइयाँ होनी शुरू हो गई। औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब अपनी ताकत दिखाने लगे थे। उस समय दूसरी क्षेत्रीय ताकतों की स्थिति भी ऐसी ही थी। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ही देखा था कि जब औरंगज़ेब की मृत्यु हो जाती है तो अलग अलग जो किंगडम थे वो लोग अपना अपना मतलब अपना अपना शासन दिखाने लगते हैं, अपनी अपनी ताकत दिखाने लगते हैं। उसमें से बंगाल भी एक था। तो बंगाल के जो नवाब थे वो अपनी ताकत दिखाने लगते हैं। उस समय दूसरी जो क्षेत्रीय ताकत थी, जो हमारे किंगडम्स थे वो लोग भी ऐसा ही करने लगते हैं। जैसे कि मुर्शिद कुली खान के बाद अलीवर्दी खान और उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। जो वहाँ के नवाब थे वो चेंज होते गए, जैसे पहले मुर्शिद कुली खान थे, उसके बाद अलीवर्दी खान आ गए, उसके बाद सिराजुद्दौला खान, उनको नवाब बनाया गया। तो ये सारे जो शासक थे वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थे। उन्होंने कंपनी को रियायतें देने से ही मना कर दिया। जो उन्होंने फरमान वगैरह जारी करवा लिया था तो इन्होंने किसी तरह का रियायत देने से मना कर दिया कि नहीं, आपको अगर व्यापार करना है तो आप टैक्स दीजिए और व्यापार कीजिए, हम तो उनके अंडर में नहीं आते हैं, मुगल साम्राज्य के अंडर में हमें नहीं आना है, हमारा अपना किंगडम है, तो आप अगर टैक्स दोगे तो आप व्यापार कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते। उन्होंने साफ बोल दिया। व्यापार का अधिकार देने के बदले कंपनी से उन्होंने नजराने मांगे कि अगर आप व्यापार करना चाहते हो तो आपको मतलब
नजराने देने होंगे, उसे सिक्के डालने से भी मना कर दिया। पहले जो कंपनी थी वो सिक्के भी डालना स्टार्ट कर चुकी थी, उसकी किलेबंदी को बढ़ाने से रोक दिया। ठीक है, कंपनी पर धोखाधड़ी का तक का आरोप लगा दिया। उन्होंने दलील दी कि उसकी वजह से बंगाल सरकार की राजस्व वसूली कम होती जा रही है और नवाबों की ताकत कमज़ोर पड़ रही है। तो बंगाल में जो भी शासक मतलब आए, उन्होंने ये सारी चीज़ें शुरू कर दी कि नहीं, आप लोग व्यापार नहीं कर सकते इस तरह से, आपको पैसे देने ही पड़ेंगे, मतलब टैक्स देना पड़ेगा, आप अपने सिक्के भी नहीं डाल सकते, और जो आप ये किलेबंदी कर रहे हैं इसे तो सबसे पहले रोक दीजिए। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, कंपनी टैक्स चुकाने को तैयार नहीं थी। अब वो भी अपनी बात पे अड़े हुए थे, जो वहाँ के शासक थे, कि नहीं आपको देना ही पड़ेगा, और ये लोग भी अपनी बात पे अड़े हुए थे कि नहीं हम नहीं देंगे। कंपनी का कहना था कि अधिकारियों की मांगों से कंपनी का व्यापार तबाह हो रहा है। अब ये लोग कहने लगे कि आप लोग इस तरह से टैक्स मांग रहे हो, इस वजह से हमारा जो व्यापार है वो ख़त्म हो रहा है, हमें कोई फ़ायदा ही नहीं होगा, ये सारी चीज़ें। वो लोग कहने लगे कि व्यापार तभी मतलब बढ़ सकता है, तभी फल फूल सकता है जब सरकार जो है वो शुल्क हटा दे, जो ये टैक्स है इसको हटा दे। कंपनी को इस बात का यकीन था कि अपना व्यापार फैलाने के लिए उसे अपनी आबादी बढ़ानी होगी, यानी अपना जो एरिया है उसका विस्तार करना होगा, तो गांव खरीदने होंगे और किलों का निर्माण करना होगा। अब ये चीज़ हो गई। ठीक है, अब दोनों, क्योंकि दोनों साइड लड़ाई का मुद्दा होने लगा कि वो भी इस बात पे अड़े हैं, ये भी इस बात पे अड़े हैं। वो कह रहे हैं टैक्स दो ही, मतलब आपको टैक्स देना ही पड़ेगा, और ये लोग कह रहे हैं हम देंगे ही नहीं। तो दोनों के बीच में लड़ाइयाँ होने लगी, और कंपनी भी ये बात समझ गई कि अगर हमें मतलब व्यापार करना है तो हमें अपनी आबादी बढ़ानी होगी। और ये जो लड़ाई हुई, इसी का जो अंत था वो प्लासी के युद्ध के साथ हुआ था। तो आइए हम समझते हैं अब कि प्लासी का युद्ध क्या था। 1756 में अली वर्दी खान जो थे उनकी मृत्यु हो जाती है, और उसके बाद सिराजुद्दौला जो थे वो बंगाल के नवाब बन जाते हैं। ठीक है, कंपनी को सिराजुद्दौला की ताकत से काफ़ी भय था, क्योंकि जो सिराजुद्दौला थे बंगाल के नवाब, वो बड़े शक्तिशाली थे, और कंपनी को इस बात से बड़ा डर लगता था कि पता नहीं अब हमारे व्यापार का क्या होगा क्या नहीं। ठीक है, सिराजुद्दौला की जगह कंपनी एक ऐसा कठपुतली नवाब चाहती थी जो उसे व्यापारिक रियायतें और अन्य सुविधाएं आसानी से देने में आनाकानी ना करे। ठीक है, अब क्योंकि सिराजुद्दौला बन गए थे वहाँ के नवाब, तो कंपनी को बड़ा डर था, क्योंकि कंपनी कठपुतली नवाब चाहती थी। कठपुतली क्या होता है कि जो मतलब किसी दूसरे के इशारों पर काम करे, उसे हम कठपुतली कहते हैं। ठीक है, ये एक मतलब खेल टाइप का भी होता है कि हाथों में ऐसे रस्सियाँ सी लगा के, और जो कठपुतलियाँ होती हैं उनको अपने इशारों पे नचाते हैं। ठीक है, और कभी कभी किसी का मजाक उड़ाने के लिए भी कठपुतली वर्ड यूज़ किया जाता है, जो किसी और के इशारों पे नाचता है। तो ये जो कंपनी थी वो नवाब को अपने इशारों पर नचाना चाहती थी। ठीक है, तो इनका मानना था कि हमें एक ऐसे नवाब की ज़रूरत है जो कि हमारे इशारों पर काम करे। ठीक है, कंपनी ने प्रयास किया कि सिराजुद्दौला के जो प्रतिद्वंदी थे, यानी उनके जो अपोजिट थे, उनमें से किसी को नवाब बना देते हैं। कंपनी को कामयाबी नहीं मिली, वो लोग इस बात में सफल नहीं हो पाए। ठीक है, सिराजुद्दौला ने हुक्म दिया कि कंपनी उनके राज्य के राजनीतिक मामलों में टांग अड़ाना बंद कर दे, किलेबंदी रोके और राजस्व चुकाए। सिराजुद्दौला ने साफ साफ बोल दिया कि एक तो वो उनके किसी भी राजनीतिक मामले में दखल अंदाजी ना करें, दूसरा कि ये जो किलेबंदियाँ कर रहे हैं वो लोग अपना व्यापार बढ़ाने के लिए, इसको रोक दे, और जो भी टैक्स बनता है, जो भी रेवेन्यू बनता है उसको दे। जब दोनों पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं हुए, तो अपने 30,000 सिपाहियों के साथ नवाब ने कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला कर दिया। जब ना अंग्रेज़ पीछे हटने को तैयार थे, और जो नवाब थे वो भी पीछे हटने को तैयार नहीं थे, तो इसके बाद जो नवाब थे उन्होंने कासिम बाजार में जो इंग्लिश फैक्ट्री थी उसके ऊपर हमला बोल दिया। नवाब की फ़ौजों ने कंपनी के अफसरों को गिरफ्तार कर लिया, उनके गोदाम पर उन्होंने ताला डाल दिया, अंग्रेज़ों के हथियार छीन लिए और अंग्रेजी जहाज़ों को भी घेर लिया। ठीक है, क्योंकि अंग्रेज़ों की ताकत को कम करना था, उनसे रेवेन्यू लेना ही था अगर उन्हें व्यापार करना है तो। इस वजह से जो नवाब थे उन्होंने उनके ऊपर धावा बोल दिया, और उसके बाद जो भी गोदाम था, गोदाम के ऊपर जाके इन्होंने ताला डलवा दिया, अंग्रेज के जो भी हथियार थे वो सारे छीन लिए, अंग्रेजी जहाज़ों को घेरे में ले लिया। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि नवाब ने कंपनी के कोलकाता स्थित किले पर कब्जे के लिए उधर का रुख कर लिया। अब कोलकाता में जो इनकी वो थी
कोलकाता में जो इन्होंने अपना किला बसाया हुआ था, उन्होंने उस साइड जाना भी शुरू कर दिया। कलकत्ता के हाथ से निकल जाने की खबर सुनने पर मद्रास में तैनात कंपनी के अफसरों ने भी रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेनाओं को भेजा। तो अब क्या हुआ कि जो मद्रास था, क्योंकि ऐसा नहीं है सिर्फ बंगाल की साइड इन लोगों ने अपना कब्जा कर रखा था, मद्रास वगैरह की साइड भी जो अंग्रेज़ थे उन्होंने जाके वहाँ से भी व्यापार करना स्टार्ट कर दिया था। तो फिर फ्रांस से कंपनी के जो अफसर थे उन्होंने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अपनी सेना भेजी इनसे लड़ाई करने के लिए, क्योंकि इन्होंने सारा कब्जा कर लिया था। इस वजह से रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में बाकी के राजा, जो बाकी की सेना होती है वो आती है। इसके बाद नवाब के साथ लंबे समय तक सौदेबाजी चली। ठीक है, 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया। उसके बाद क्या होता है कि 1757 में जो रॉबर्ट क्लाइव थे उन्होंने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया। यानी दोनों साइड से अब जो सेनाएं थी वो एक दूसरे से भिड़ने आ चुकी थी। ठीक है, नवाब सिराजुद्दौला की हार का एक बड़ा कारण उसके सेनापतियों में से एक सेनापति मीर जाफ़र की कारगुजारियाँ भी थी। अब ये जो लड़ाई होती है 1757 में, जिसे प्लासी की लड़ाई कहा जाता है, 1757 में जो लड़ाई होती है इधर सिराजुद्दौला की और इधर रॉबर्ट क्लाइव की, दोनों की सेनाएं लड़ती हैं, तो उसमें जो हार होती है वो होती है सिराजुद्दौला की। और उसकी हार का एक कारण था, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि उनके हार का एक कारण था मीर जाफ़र। मीर जाफ़र जो थे उन्होंने क्या किया था, वो सिराजुद्दौला के ही मतलब सेना में थे, सेनापति थे। उन्होंने क्या किया था कि अपनी जो सेना की टुकड़ियाँ थी, यानी उनका जो ग्रुप था जिसके वो लीडर थे, वो अपनी टुकड़ी को युद्ध में ही नहीं लेके गए। ठीक है, क्यों नहीं लेके गए थे? क्योंकि जो रॉबर्ट क्लाइव थे उन्होंने मीर जाफ़र को ये कह दिया था कि सिराजुद्दौला को हटा के हम आपको नवाब बना देंगे। तो जो मीर जाफ़र थे वो थोड़े लालची टाइप के थे, तो वो मतलब कंपनी की ये बात मान गए कि ठीक है बाद में तो मैं नवाब बन जाऊंगा। इस वजह से उन्होंने अपने ही जो सिराजुद्दौला थे उनके साथ धोखा कर दिया था। ठीक है, अपने ही नवाब के साथ उन्होंने धोखा कर दिया और इसकी वजह से जो इंडिया था उस टाइम पे अंग्रेज़ों से हार गया था। और यही सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बोला जाता है इंडिया का। ठीक है, मीर जाफ़र की वजह से उस टाइम पे मीर जाफ़र की वजह से जब इंडिया हार गया था, उसके बाद अंग्रेज मतलब बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होने लगे थे। प्लासी की ये जो जंग थी इसे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना जाता है हिस्ट्री में, मतलब ये टर्निंग पॉइंट की तरह थी, जैसे कि हमने अभी देखा। क्योंकि भारत में क्यों इम्पॉर्टेंट थी ये, क्योंकि भारत में ये कंपनी की सबसे बड़ी जीत थी। प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर जो जाफ़र थे जिन्होंने धोखा किया था वो उनको नवाब बना दिया जाता है। लेकिन इसके बाद भी कंपनी ये चीज़ देखती है कि उसकी जो मतलब प्रॉब्लम थी वो हल नहीं होती है। जल्दी कंपनी को एहसास होने लगा कि ये जो रास्ता है ये भी आसान नहीं है, क्योंकि जब मीर जाफ़र को उन्होंने नवाब बनाया था तो मीर जाफ़र भी कुछ इस तरह की ही प्रॉब्लम उनके लिए क्रिएट करने लगा था। क्योंकि जो नवाब बनते थे उन्हें भी तो अपनी जनता के सामने खुद को अच्छा दिखाना है, तो इस वजह से वो कंपनी से कुछ ना कुछ डिमांड करने लगते थे कि आप मतलब टैक्स चुकाइए या ये चीज़ कीजिए वो चीज़ कीजिए। तो इस वजह से कंपनी अब ये चीज़ देखने लगी कि अगर हम किसी को नवाब बना भी रहे हैं तो उस वजह से भी हमारी प्रॉब्लम कम नहीं हो रही है। कठपुतली नवाब भी हमेशा क्योंकि कंपनी के इशारों पर नहीं चलते थे, आखिरकार उन्हें भी अपनी प्रजा के नज़र में सम्मान और संप्रभुता का दिखावा करना पड़ता था। क्योंकि जो नवाब बना है वो उसको भी तो दिखाना पड़ता है कि हाँ मैं अपनी जनता की केयर कर रहा हूँ, या मतलब जो भी चीज़ें हैं। इस वजह से उसके बाद क्या होता है, बक्सर का युद्ध हो जाता है। इसके बाद प्लासी के युद्ध के बाद बक्सर का युद्ध होता है 1764 में। तो जब मीर जाफ़र ने कंपनी का विरोध किया था, जो मीर जाफ़र थे वो कंपनी का विरोध कर रहे थे, तो कंपनी ने उसे हटाकर मीर कासिम को नवाब बना दिया। तो अब जैसी कंपनी ने देखा कि अच्छा ये भी मतलब हमारा विरोध कर रहा है, तो उसको हटाया और मीर कासिम को वहाँ का नवाब बना दिया। जब मीर कासिम परेशान करने लगा तो क्या हुआ, बक्सर की लड़ाई हुई। क्योंकि कोई भी अगर नवाब बन रहा है तो वो पूरी तरह से तो उसको फॉलो नहीं कर सकता ना, जो अंग्रेज़ हैं। अब वो जो बातें बोलेंगे वो पूरी तरह उसको फॉलो नहीं कर सकता, उसको भी अपनी जनता को देखना होता है, उनके सामने मतलब अपनी रिपुटेशन बना के रखनी पड़ती है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अब मीर कासिम को हटाने के लिए क्या हुआ कि बक्सर की लड़ाई करनी पड़ी, जो कि 1764 में हुई थी, और उसको भी हटा दिया।
उसे बंगाल से बाहर कर दिया और मीर जाफ़र को दोबारा नवाब बना दिया। क्योंकि जो मीर जाफ़र था उसने थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत अंग्रेज़ों के सामने ऐसी थोड़ी बहुत शर्तें रखी कि ठीक है अब तो मतलब मैं भी बूढ़ा हो गया हूँ, कुछ सालों में मर जाऊँगा, इस तरह की शर्तें रखी उसने, इस तरह की बातें कही, मतलब शर्तें क्या रखेगा वो, इस तरह की चीज़ें कही। तो उसके बाद कंपनी ने कहा कि ठीक है हम इसको ही दोबारा से नवाब बना देते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि अब नवाब को हर महीने 5 लाख रुपए कंपनी को चुकाने थे। वो बोलता है जो हमारे मीर जाफ़र होते हैं वो बोलते हैं कि हाँ मैं हर महीने मतलब 5 लाख रुपए दूंगा। सोचो उस टाइम पे 5 लाख रुपए कितने ज़्यादा होते हैं, आज कितने ज़्यादा है, उस टाइम पे 5 लाख रुपए की तो कितनी ज़्यादा वैल्यू थी। तो इतना सारा अमाउंट वो कंपनी को मतलब दिया करते थे। कंपनी अपने सैनिक खर्चों से निपटने, व्यापारिक ज़रूरतों तथा अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए और पैसा चाहती थी। पहले क्या था कि कंपनी के जो खर्चे होते थे, जैसे सैनिकों के ऊपर खर्चा हो रहा है, किले के ऊपर खर्चा हो रहा है, व्यापारिक जो भी ज़रूरतें होती थी या अन्य जो भी खर्चा होता था, वो सारा पैसा इंग्लैंड से आता था। लेकिन अब कंपनी को यही इतना पैसा मिलने लगा है कि इंग्लैंड से पैसा लाने की उसको ज़रूरत ही नहीं पड़ती। सारे जो खर्चे होते थे वो उसके यहीं के खर्चों में निपट जाते थे। लेकिन वो लोग भी थोड़े लालची टाइप के थे, थोड़े ज़्यादा ही लालची थे, तभी तो उनको और ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ती थी। यानी इतने जो पैसे मिल रहे हैं 5 लाख रुपए उस टाइम पे, वो उनके लिए पूरे नहीं पड़ रहे, अब उनको और पैसे की ज़रूरत पड़ी। तो उसके बाद 1965 में क्या होता है कि मीर जाफ़र की मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद कठपुतली नवाबों के साथ अपने ख़राब अनुभवों को देखते हुए, यानी जब अंग्रेज़ों ने देखा कि नहीं मतलब ये कठपुतली नवाब भी हमारे लिए ठीक ठाक नहीं है, मतलब हमारे लिए उतने अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हैं जितने अच्छे से हम चाहते हैं। तो अब क्लाइव जो थे, रॉबर्ट क्लाइव, उन्होंने क्या कहा कि अब हम खुद ही नवाब बनेंगे। ठीक है, हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा, अब सत्ता चलानी पड़ेगी, वरना हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है कि कभी कोई मतलब धोखा कर दे रहा है, या फिर कभी कोई मतलब अपनी बात मनवाने लग रहा है, कभी कोई मर जा रहा है। इस वजह से वो लोग भी परेशान हो गए और उन्होंने बोला कि अब हमें खुद नवाब बनना पड़ेगा। इसके बाद चीज़ें काफ़ी चेंज होने लगी। 1765 में मुग़ल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया। ठीक है, मुग़ल सम्राट यानी उस टाइम पे पूरे जो भारत था उसके ऊपर तो अभी भी मुग़ल साम्राज्य का ही नियंत्रण था ना। बस एक बंगाल है या छोटे छोटे जो किंगडम्स है उनके ऊपर अंग्रेज़ों ने अभी मतलब अपना हाथ साफ करना शुरू किया है, पूरे इंडिया पे तो नहीं था। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे मुग़ल सम्राट है कि मुग़ल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल प्रांत का दीवान अब नियुक्त कर दिया। अब दीवान नियुक्त करने के बाद क्या हुआ कि दीवानी के साथ बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों पर नियंत्रण मिल गया। अब जब इनको दीवानी के अधिकार मिल गए तो पहले तो ज़मींदारी के अधिकार थे ही इनके पास, अब जो बंगाल का पूरा संसाधन थे वहाँ के, ठीक है, उसके ऊपर भी उनका कंट्रोल हो गया। तो अब इनकी जो ताकत थी और ज़्यादा बढ़ गई। इस तरह कंपनी की एक पुरानी समस्या हल हो गई। 18वीं सदी की शुरुआत से ही भारत के साथ उसका व्यापार बढ़ता जा रहा था, लेकिन उसे भारत में ज़्यादा चीज़ें ब्रिटेन से लाए गए सोने और चांदी के बदले में खरीदनी पड़ती थी। इस बात को समझ लीजिए आप, मैं बताती हूँ। जैसे जब इन लोगों को दीवानी अधिकार मिल गए थे तो उसके बाद इनकी एक पुरानी प्रॉब्लम हल हो गई। क्या हो गई, जैसे यहाँ पे ये जो चीज़ें खरीदते थे जैसे सूती वस्त्र हो गए, मसाले हो गए, तो इसको ये लोग कब खरीदेंगे, जब इंग्लैंड से जब ये लोग सोना चांदी लेके आते थे तब यहाँ से ये चीज़ें लेके इंग्लैंड जाते थे। सोना चांदी आता था, ठीक है, क्योंकि इनके पास कुछ और तो था नहीं बेचने के लिए सोना चांदी के अलावा, और कोई चीज़ नहीं थी, तभी यहाँ से ये सूती वस्त्र, इसके अलावा कपास, मसाले, सारी चीज़ें जाया करती थी। तो उस टाइम पे इंडिया में जो व्यापार हो रहा था वो इंडिया के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद था, मतलब अच्छा व्यापार था। लेकिन जब इनको दीवानी अधिकार भी मिल गए तो इसकी वजह से मतलब ब्रिटेन के पास तो कुछ भी बेचने के लिए नहीं था। तो प्लासी की जंग के बाद ब्रिटेन से जो सोने की निकासी थी वो कम होने लगी, क्योंकि अब तो वहाँ से कुछ आ ही नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पर ही इनको इतने ज़्यादा पैसे मिलने लगे, इनके पास टैक्स वसूलने का पहले से ही अधिकार था। अब जो बंगाल था वहाँ की जो चीज़ें थी, वहाँ के जो संसाधन थे उसके ऊपर भी इनका नियंत्रण होने लगा। तो अब इनका जो व्यापार था वो फ़ायदे ही वाला मतलब स्टार्ट हो गया, अब इनको फ़ायदा ही फ़ायदा होने लगा। प्लासी की जंग के बाद ब्रिटेन से सोने की निकासी कम होने लगी और बंगाल की दीवानी मिलने के बाद तो ब्रिटेन से सोना लाने की ज़रूरत ही नहीं रही। पहले तो वो थोड़ा बहुत ले भी आते थे, लेकिन जब इनको ब्रिटेन का मतलब बंगाल की दीवानी मिल गई तो उसके बाद तो ब्रिटेन से सोना लाने की इनको ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, इतना ज़्यादा पैसा इनको यहाँ पे ही मिल जाता था।
अब भारत में होने वाली आमदनी के सहारे ही कंपनी अपने खर्चे चला सकती थी, जो भी उनके खर्चे होते थे, जैसे उनके सेना पे खर्चा होता था, उनके किलों पे खर्चा होता था, व्यापार के पे खर्चा होता था। वो सारे खर्चे जो होते थे वो यहाँ की जो उनकी आमदनी होती थी उससे ही निकल जाते थे। इस कमाई से कंपनी भारत में सूती और रेशमी कपड़ा खरीद सकती थी। ठीक है, अपनी फौजों को संभाल सकती थी और कोलकाता में किलों और दफ्तरों का निर्माण की लागत उठा सकती थी। तो भारत में इनको जो पैसा मिल रहा है, पूरा का पूरा व्यापार अब वो उस पैसे से ही चलाने लगे थे। ठीक है, कंपनी के जो अफसर थे अब नवाब बन बैठे। ठीक, जो कंपनी के अफसर थे, मतलब छोटे छोटे जो भी अफसर हुआ करते थे, सारे खुद को नवाब कहने लगते थे। ये नवाब जो शब्द है इंडिया का, उसी से ही नवाब, उनको बोलना वोलना नहीं आता होगा, तो उसी से ये नवाब बन गया है। ठीक है, जिसके बाद कंपनी के पास अब सत्ता और ताकत थी, लेकिन इसके कुछ और फ़ायदे भी थे। अब जब वो नवाब बन गए थे, तो उसके बाद इनको और भी फ़ायदे होने लगे थे। उनको राजस्व वसूली तो मिल ही गया था, संसाधन भी सारे मिल गए थे, सारे खर्चे भी यहीं से चल रहे थे। और क्या फ़ायदे थे, जैसे कंपनी का हर कर्मचारी, मतलब जितने भी उसमें वर्कर थे, जितने भी लोग थे, सब खुद को नवाबों की तरह समझने लगे थे, उनकी तरह जीने के ख्वाब देखने लगे थे। जैसे इंडिया के नवाब जीते थे उस टाइम पे, उस तरह जीने के बिल्कुल मतलब ख्वाब देखने लगे थे ये लोग। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल के असली नवाबों को इस बात के लिए बाध्य कर दिया गया कि वह कंपनी के अफसरों को निजी तोहफे के तौर पर ज़मीन और बहुत सारा पैसा दे। तो अब जब प्लासी का युद्ध हुआ था, उस टाइम से ही जो बंगाल के असली नवाब थे उनको फोर्स किया गया कि आप जो अफसर हैं उन लोगों को महंगे महंगे गिफ्ट दीजिए, इनको ज़मीन दीजिए, बहुत सारा पैसा दीजिए। ठीक है, मतलब खुद जो रॉबर्ट क्लाइव थे, जिनको हमने इतनी बार देखा, अभी पढ़ा पीछे, इन्होंने बेहिसाब दौलत जमा कर लिया था भारत से। ठीक है, जब वो 1767 में 2 बार गवर्नर बनने के बाद हमेशा के लिए वो जो भारत से रवाना हुए थे, अपने देश गए थे, तो उनकी जो दौलत थी वो 401 से 102 पौंड के बराबर थी। इतनी ज़्यादा दौलत वो यहाँ से लेके गए थे। गवर्नर के अपने दूसरे काल में उसे कंपनी के भीतर फैले भ्रष्टाचार को ख़त्म करने का काम सौंपा गया था। सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग तो बात तो ये है कि जो खुद इतना भ्रष्ट था, उसे ही मतलब भ्रष्टाचार ख़त्म करने का काम सौंपा गया था। वाह! लेकिन 1772 में ब्रिटिश संसद में उसे खुद भ्रष्टाचार के आरोपों पर सफाई देनी पड़ी थी। ठीक है, पहले उसे सौंपा गया कि आपको भ्रष्टाचार खत्म करने का, मतलब जो भी धांधलेबाजी चल रही है, ये सब चल रही है, इसके ऊपर आपको निगरानी रखनी है, आपको देखना है। लेकिन वो खुद ही उनको 1772 में ब्रिटिश संसद में खुद के ऊपर जो भ्रष्टाचार के उन्हें आरोप लगे थे उसके ऊपर सफाई देनी पड़ी थी। इसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद उसे भ्रष्टाचारों के आरोपों से मतलब बरी कर दिया गया था बाद में, और उसने खुद ही शर्म के मारे ही 1774 में आत्महत्या कर ली थी, रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, लेकिन क्या है कि हम सारे अफसरों को मतलब बुरा नहीं कह सकते। कंपनी के सभी अफसर क्लाइव की तरह धन दौलत इकट्ठा नहीं कर पाए। इसके बहुत से रीज़न रहे होंगे, जैसे कि बहुत सारे जो थे वो बीमारियों से या फिर लड़ाई के कारण कम उम्र में ही मौत का निवाला बन गए, क्योंकि युद्ध भी कितने सारे हुआ करते थे। तो इस वजह से बहुत से जो मतलब अफसर थे वो लड़ाई में मर गए, और बहुत से थे वो बीमारियों में मर गए, क्योंकि हमारे यहाँ का क्लाइमेट भी तो अलग था उनके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे जब वो लोग आए तो काफ़ी सारी उनको बीमारियाँ भी होने लगी थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ठंडे प्रदेश में थे और हमारे एकदम कुछ इलाके बहुत ज़्यादा गर्म थे। तो इस वजह से वो लोग जब यहाँ पे आए तो बहुत से जो अफसर थे वो बीमारियों से, कुछ लोग लड़ाइयों के कारण कम उम्र में ही मर गए थे। इसके अलावा उन सभी को भी भ्रष्ट और बेईमान मानना भी सही नहीं होगा। उनमें से बहुत सारे अफसर साधारण परिवारों से आए थे। बहुत से जो लोग थे वो मतलब ईमानदारी से भी कुछ लोग काम करना चाहते थे, तो उन्हें भी भ्रष्ट और बेईमान नहीं मान सकते हैं। और कुछ लोगों की तो बस इतनी इच्छा थी कि वो भारत से ठीक ठाक पैसा कमाए और ब्रिटेन लौटकर आराम की ज़िंदगी बसर करे, मतलब एक अच्छे अमाउंट में वो लोग पैसा ले, बस अपने यहाँ पर जाएं और अच्छा खासा अपना जीवन बिताएं, बस उनकी इतनी ही इच्छा थी बहुत से जो थे। तो जो जीते जी धन लेकर वापस लौट गए, उन्हें वहाँ आलीशान जीवन जिया। उन्हें वहाँ के लोग नवाब कहते थे, बाकी के जो लोग होते थे वो उनको नवाब कहते थे। उन्हें लोग अक्सर नए अमीरों और सामाजिक हैसियत में रातों रात ऊपर आने वाले लोगों के रूप में
देखते थे। नाटकों और कार्टूनों में तो उनका मजाक तक उड़ाया जाता था, क्योंकि जो वहाँ के बाकी के जो लोग होते थे वो लोग जो अचानक से ऐसे, मतलब पहले तो मिडिल क्लास के लोग होते थे या बहुत ही पुअर है, ठीक है, वो इंडिया आए, उन्होंने खूब सारा पैसा इकट्ठा किया और फिर वहाँ पे जाके आराम से अपनी ज़िंदगी जीने लगे। तो वहाँ के जो बाकी के लोग होते थे उनके आसपास के, वो लोग उन्हें रातों रात ऐसे अमीर बनने वाले लोगों की कैटेगरी में रखने लगे थे, और बहुत से नाटक वाटक में उनका मजाक भी उड़ाया जाता था। ठीक है, थैंक यू सो मच। अब आगे का जो चैप्टर है कंपनी का फैलता शासन, इससे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है।